आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी मेरे वीडियोस को समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनेशन। जी हां, एक बेहतरीन रिएक्शन जो रिवर्सिबल होने के साथ बहुत सारे फीचर्स को कैरी करता है। हम इसके आरडीएस, इसके एनर्जी प्रोफाइल सबकी आज विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इस बीच आप सभी से आशा है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, इसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप मेरे वीडियोस को अपने जो भाई बंधु हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ेगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्फोनेशन। बच्चों, जब हम लोग सल्फोनेशन की बात करते हैं तो यहां पर अगर हम लोग नेट रिएक्शन की बात करें, यहां बेंजीन का सल्फोनेशन हमने लिया है। बेंजीन में बच्चों आपने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड डाला और ये आप देख सकते हैं आपको यहां पर सल्फोनेशन होता दिख रहा है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसकी खास बात रिएक्शन की है, ये इसके सारे स्टेप, अभी ये एक स्टेप पे दिख रहा है, हालांकि एक स्टेप पे होता नहीं है, इसमें कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। हम एक एक स्टेप को आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। ये सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए जो ओवरऑल रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है। यहां पर जो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही रेनाउंड रिएजेंट है, जहां पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का मिक्सचर यूज करते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वहां पर SO3, जिसको फ्री SO3 बोलते हैं, वो मौजूद रहता है। तो बच्चों, ये तो आप एक बहुत ही रेनाउंड रिएजेंट की बात करें जो हम लोग यूज करते हैं। एक और रिएजेंट हम लोग अक्सर यूज किया करते हैं जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको दोनों का जिक्र सवालों में और बुक्स में मिलेगा। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जहां H2SO4 और SO3 होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जहां सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड होता है और बहुत कम वाटर होता है। तो ये दोनों रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं और हम लोग दोनों का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है सबकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, तो हमने अभी आपको दो रिएजेंट बच्चों बताए, एक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आखिर ये दोनों देते क्या हैं? ये देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों क्या सेम इलेक्ट्रोफाइल देते हैं? जी हां, दोनों SO3 देते हैं। जब आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो वहां पर तो SO3 होता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और उसमें फ्री SO3 फ्यूम्स के रूप में होता है, इसीलिए इसका नाम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। कभी कभी हम लोग इसको ओलियम के नाम से जानते हैं। यहां पर तो SO3 जो है वो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब आप यूज करते हैं, वहां तो आपने SO3 अलग से नहीं लिया, तो वहां कहां से SO3 आ जाता है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और दोनों ही रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जब बच्चों आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो देखिए SO3 आता है सेल्फ आयोनाइजेशन के रिएक्शन से। सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है? यहां पर एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है और दूसरा मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव करता है, जैसे वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड, यहां आप देखिए, आप किसी को भी एसिड बना लीजिए, मान लीजिए आपने इसको एसिड चूज कर लिया, तो आप इसको बेस चूज कर सकते हैं। तो ये क्या देगा बच्चों? ये H+ देता है और सल्फ्यूरिक एसिड इसको जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है। ये बच्चों H2SO4 H+ दे के किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये HSO4- और ये H+ लेता है H3SO4+ जो होता है अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोनियम आयन में, और यहां से आपको मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल। तो चाहे आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, दोनों में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 ही होता है। बहुत सारे और भी रिएजेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन हम लोग को उनसे बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। यही दोनों हमारे महत्वपूर्ण हैं। IIT JEE एडवांस हो, मेंस हो, नीट के एग्जाम हो, इन्हीं दोनों से आपका वास्ता पड़ेगा।
अब बच्चों इसके मैकेनिज्म की हम लोग चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। आप देख सकते हैं आमतौर पे जो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूज करते हैं उन पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आप देखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हो। तो उसका एक अच्छा उदाहरण ये स्टेप है जहां SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और बेंजीन का जो पाई क्लाउड है इस पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। इस कार्बन के माध्यम से हमने ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से इस सल्फर पर अटैक करवाए हैं और सल्फर अपनी जो 6 वैलेंसी है यहां पर शो कर रहा है और उसको मेंटेन करने के लिए यहां से एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और इस प्रकार से आपको एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां आया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे बच्चों? प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहां पर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स की खासियत होती है। ये जो पहला स्टेप है यहां पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। रेट डिटरमाइनिंग है कि नहीं है ये एक ज्वलंत प्रश्न है। क्या ये है कि नहीं हम आपको बाद में स्पष्ट करेंगे कि यहां पर रेट डिटरमाइनिंग क्या होता है। तो थोड़ा धैर्य के साथ पूरे आप सेशन को देखते रहिए, आपको हर एक बात समझ में आएगी। अगला जो बच्चों स्टेप है वो पहला स्टेप में क्या हुआ? बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर ली। बच्चों आपको बताएं बेंजीन रिंग एरोमेटिक होता है लेकिन जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है वो नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि वह साइक्लिक करंट नहीं होता। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है बच्चों ये स्टेप 2 में एक बेस के साथ रिएक्शन करता है। आपको याद है HSO4- कहां बना था? आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मान लीजिए यूज किया है तो वहां पर हमने आपको बताया HSO4- होता है, या आपने H2SO4 यूज किया है तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं HSO4-। तो ये HSO4- आता है और इस प्रोटॉन पर अटैक करता है और यहां के जो इलेक्ट्रॉन से ये देखिए रिंग में डिलोकलाइज हो जाते हैं और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो ये बच्चों जो स्टेप है ये एरोमेटाइजेशन स्टेप है। यहां पर आप देख सकते हैं रिंग वापस अपने एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है और ये आपको एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। एक और स्टेप यहां बहुत अगला इंपॉर्टेंट है, ये जो एनायन बना है अब ये देखिए हम ये पूरा मैकेनिज्म आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में बता रहे हैं जहां पर आपके पास SO3 भी था जो पहले स्टेप में अटैक किया, HSO4- था जो दूसरे स्टेप में अटैक किया, H3O+ बना था वो तीसरे स्टेप पे। तो सबका हमने यहां पर आपको रोल दिखाया। एक बार उस स्लाइड पर आते हैं, यहां देखिए SO3 का रोल पहले स्टेप में, HSO4- का दूसरे स्टेप में, H3O+ का तीसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं तीसरा स्टेप, यहां पर ये एक बेस है ये एसिड है, ये तीसरा स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है। ये जाता है यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास फाइनल प्रोडक्ट रेडी है और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ये 3 स्टेप हम लोग ने पढ़े। अब अगर आप इसके ओवरऑल रिएक्शन या फीचर्स के बारे में, तो ठीक है हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताया, SO3 अटैक करता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एरोमेटाइजेशन है और लास्ट स्टेप प्रोटोनेशन है। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको बताए हैं। आखिर इसके फीचर्स क्या हैं? चलिए इसके फीचर्स को देखते हैं और कैसे सवाल आ सकते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बच्चों इसका पहला फीचर है ये पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। आपने देखा 3 स्टेप थे, तीनों रिवर्सिबल थे और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो उसमें जो SO3 का फॉर्मेशन है वो भी रिवर्सिबल होता है, हर एक स्टेप रिवर्सिबल होता है। पोजीशन, दूसरा फीचर देखते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रिया यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशंस वी एम्प्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ये जो रिएक्शन है सल्फोनेशन का रिवर्सिबल है, यहां पर एक इक्विलिब्रियम आएगा। ये जो इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेसेस होते हैं तो आप एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज करके या प्रेशर टेम्परेचर को आप यूं बोले चेंज करके
कंसंट्रेशंस को चेंज करके आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपने ली चार्टेलियस प्रिंसिपल में पढ़ा होगा। तो यहां पर भी हम इक्विलिब्रियम का फायदा उठा सकते हैं। जब आप इसके पूरे रिएक्शन को देखें, इसका पूरा रिएक्शन बच्चों क्या था? पूरा रिएक्शन था बेंजीन था, बेंजीन पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया, आपको क्या मिला? आपको मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस प्रकार से मिलता है, और वाटर मिलता है। ये देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर एक खास बात है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करते हैं ये क्या देता है? SO3। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाया है, ज्यादा रखा है, तो आपको SO3 भी ज्यादा मिलेगा। तो SO3 अगर ज्यादा मिलेगा तो रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। ठीक है, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादा H2SO4 का अमाउंट है तो रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ज्यादा SO3। तो यहां पर ये जो हमारा अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर यूजिंग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, SO3 remains high enough to keep equilibrium appreciably right। हमने आपको बताया कि हम लोग दो रिएजेंट्स का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। क्यों उनका करते हैं उसका कारण भी आपको बता दें। जब आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो उसमें SO3 पहले से ही मौजूद होता है, अच्छे खासे अमाउंट में मौजूद होता है, जो रिएक्शन को आगे की तरफ ढकेलता है, तो इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट होता है। प्रोडक्ट जो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो भी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा SO3 बनाएगा, SO3 ज्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो यह कारण है कि इन दोनों के साथ जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसकी यील्ड हमको ज्यादा मिलती है। अगला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से। इफ इंस्टेड वी वांट टू डीसल्फोनेट वी एम्प्लॉय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड पास स्टीम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए बच्चों होता क्या, आप ये रिएक्शन देखिए, ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। अगर क्वेश्चन में सल्फोनेशन कराना यानी आप फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, अगर आपको डीसल्फोनेशन कराना है यानी उल्टा कराना है, डीसल्फोनेशन मतलब इस SO3H को बाहर निकालना है, उसको बोलते हैं डीसल्फोनेशन। आपको अगर डीसल्फोनेशन कराना है तो ली चार्टेलियस प्रिंसिपल क्या कहता है? आपको रिएक्शन बैकवर्ड ले जाना है। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अगर कम करेंगे तो ली चार्टेलियस प्रिंसिपल कहता है रिएक्शन जिसका आप अमाउंट कम करेंगे तो उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन फिर प्रेरित होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर कम यूज करेंगे तो ये रिएक्शन किधर ड्राइव होगा? बैकवर्ड। अगर आप वाटर का अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? अगेन बैकवर्ड, क्योंकि आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो उसको कम करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। तो क्या यूज किया जाए? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हुआ? बैकवर्ड। अगर आप वाटर को वहां ऐड करते हैं, डाइल्यूट में तो वाटर ज्यादा होता है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। आप स्टीम पास करते हैं, स्टीम क्या होती है? वाटर होती है, तो जब स्टीम जाती है तो वाटर कंटेंट बढ़ता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है? बैकवर्ड। इसीलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर आपके पास है, आपने उससे स्टीम पास करा दी तो पूछेगा क्या बनेगा? आपको डीसल्फोनेशन हो जाएगा, यानी बेंजीन आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा इस बैकवर्ड रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। अगला सबसे महत्वपूर्ण यहां पर फीचर आ रहा है, इन केसेस, ध्यान से सुने, इन केसेस वेयर SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल, वो केसेस जहां SO3 इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जैसे कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द फर्स्ट स्टेप इज रिलेटिवली फास्टर। पहला फास्ट होता है। देखिए ये एक आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है जनरल मैकेनिज्म से। आमतौर पर पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, स्लो होता है, और दूसरा फास्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन सल्फोनेशन जहां SO3 इलेक्ट्रोफाइल है वहां पहला स्टेप फास्ट होता है रिलेटिवली। क्यों? क्योंकि SO3 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो एकदम ताबड़तोड़ रिएक्शन करता है, इसीलिए पहला स्टेप बहुत फास्ट होता है रिलेटिवली। और जो दूसरा फिर स्टेप होता है वो रिलेटिवली स्लोअर हो जाता है, क्योंकि पहला इतना फास्ट है, दूसरा वाला उतना फास्ट नहीं होता है। तो सल्फोनेशन के केस में जो दूसरा स्टेप है कौन सा?
एरोमेटाइजेशन वाला, जहां HSO4- आके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, रिंग एरोमेटाइज होती है, वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। इस बात को कान खोलकर, दिमाग खोलकर अपने दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और चूंकि दूसरा स्टेप स्लो होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा जो दूसरा स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। तो यहां पर आपके पास 3 स्टेप थे। पहला लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, दूसरा एरोमेटिसिटी गेन करता है, और तीसरा प्रोटोनेशन। जो पहला होता है फास्ट होता है, बहुत फास्ट। जो तीसरा होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। लेकिन जो दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द बेस के द्वारा जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दूसरा स्टेप, इस पर हम वापस चलते हैं। हम आपको वो स्टेप दिखाना चाहते हैं कि वो स्टेप क्या है, और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये देखिए, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसको ध्यान से आपको रखना है। ये हमारा RDS है, ये हमारा RDS है, जहां पर आप देख सकते हैं ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है। बच्चों, इस रिएक्शन की रफ्तार कौन कंट्रोल करेगा, स्टेप 2 कंट्रोल करेगा। तो अगर कोई भी समस्या स्टेप 2 से संबंधित है तो रिएक्शन पर प्रभाव छोड़ेगा, क्योंकि ये रेट को निर्धारित करने वाला स्टेप है, और इसी से संबंधित है कि यहां पर अगर हाइड्रोजन के स्थान पर आपने ड्यूटेरियम लगा दिया तो कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड जबरदस्त स्ट्रांग होता है। इसके अपेक्षा कार्बन ड्यूटेरियम इसके अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वहां पर HSO4- उसको बहुत कठिनाई से निकालेगा इसके अपेक्षा। तो क्या होगा, रेट स्लो हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको आइसोटोप इफेक्ट मिलता है। आइसोटोप इफेक्ट आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आइसोटोप हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम लगाएंगे तो वहां कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मुश्किल से टूटेगा, और यही स्टेप रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो रेट और कम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने ऑप्शन में टिक करना है। और मेरी बात को इसी प्रकार से ध्यान से हर चीज को सुनते रहिए। और ये था आज का हमारा टॉपिक सल्फोनेशन, जहां पर हमने आपको ये सारी डिटेल्स बहुत ही सरल भाषा में बताई, और आशा करते हैं कि आप सभी जो इससे सीख रहे होंगे, आप इन सबको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सारे वीडियोस को अपने दोस्तों में जो भी सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनमें शेयर करेंगे। और इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस निरंतर लेकर आते रहेंगे। और इसमें आपकी जो सहायता है, आपका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैनल को प्रोपोगेट करना है, तभी मेरा जो इंथुजियाज्म है, मेरा जो वर्क है वो पे करेगा। तो आप सभी को बहुत जल्दी मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगले किसी टॉपिक के साथ, जहां हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रोसेशन, बहुत से रिएक्शन बचे हम लोग जल्दी अब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।